ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जो घरेलू हमारे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनकी कुछ रिपोर्ट्स डेली आती रहती हैं और उन सैकड़ों रिपोर्ट्स में से कुछ रिपोर्ट्स को हम लेकर के आते हैं आपके सामने और हर्ष उन तमाम रिपोर्ट्स के बारे को पढ़ करके निर्णय लेते हैं कि कौन से शेयरों पे बातचीत करनी चाहिए जहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हर्ष बताइए, आज कौन कौन से शेयरों पे बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम लोगों ने करीब 5 शेयर लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 2090 के टारगेट दिए हैं, मौजूदा भाव से करीब 15% का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि रिपोर्ट यहाँ पर सजेस्ट कर रही है। अब इनका कहना क्या है, तो देखिए इनका सबसे पहले ये कहना है कि आरबीआई की तरफ से जो लिक्विडिटी मेजर्स लिए गए थे उसके लिए यहाँ पर एचडीएफसी बैंक जो है वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छी पोजीशन में जो इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है और इसी के चलते यहाँ पर जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसको भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर एक पॉइंट उन्होंने और भी कहा कि जो बैंक है अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर पहुँच गया है, यानी कि टर्निंग पॉइंट पर पहुँचता हुआ दिखा है और स्थिति इसके बाद और तेज़ी से बदलती हुई दिखेंगी। यहाँ पे पॉजिटिव मैनर में बात की गई है। इसके साथ गोल्डमैन सैक्स ने कुछ और चीज़ों के बारे में भी कहा कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें एचडीएफसी का जो मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर जो लोन ग्रोथ है वो अब और तेज़ी से पिकअप होती हुई दिख रही है। इसके अलावा इन्होंने FY25 से लेकर 27 तक जो यहाँ पे एस्टिमेट्स बताए हैं, वो एस्टिमेट्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से अर्निंग कमाई की बात करिए वो 15% के हिसाब से बढ़ सकती है। यानी कि FY25 से लेकर 27 एस्टिमेट के हिसाब से अगर आप कमाई की बात करते हैं, अर्निंग की बात करते हैं, तो 15% की दर से CAGR के हिसाब से बढ़ सकती है यहाँ पे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और साथ में एक चीज़ और इन्होंने कही है यहाँ पर कि जो एसेट क्वालिटी है वो लगातार मजबूत हो रही है और ऐसे समय में जबकि जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो थोड़े से अनस्टेबल है। ठीक जी, तो ये फिलहाल 2090 का लक्ष्य गोल्डमैन सैक्स की तरफ से दिया गया है। अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, अगली कंपनी सरकारी कंपनी है भेल की, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। और भेल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो एंटीक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 300 के टारगेट दिए हैं। अभी जो स्टॉक है 210 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर इनके टारगेट्स मान लिए जाए तो हर हिसाब से हर एक स्टॉक के हिसाब से 90 रुपये का अपसाइड इनको देखने को मिल रहा है अगर टारगेट अचीव होते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, तो देखिए सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो स्टॉक है एकदम सही वैल्यूएशन पे, अभी बिल्कुल भी महंगा नहीं है और इसलिए अभी आप खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं स्टॉक में। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन है उससे एक मजबूत ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है 7,500 करोड़ का और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज हैं वो लगातार आते हुए दिख रहे हैं और जो बिजनेस आउटलुक है भेल का वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है और एग्जीक्यूशन भी बेहतर स्थिति में है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नंबर दिया है यहाँ पे FY वित्त वर्ष 2024 से लेकर वित्त वर्ष 2027 के एस्टिमेट्स इन्होंने बताए हैं कि जो कमाई है अर्निंग जो है वो 149% से CAGR के हिसाब से बढ़ती हुई दिख सकती है। और इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि इसकी री रेटिंग का पोटेंशियल बनता है, यानी कि जो अभी क्वार्टर में नंबर आएंगे उसके बाद भी री रेटिंग होती हुई दिख सकती है। तो ये तमाम चीज़ें भेल के ऊपर। BHEL पे 300 का टारगेट, एंटिक की रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ पर भी ऑर्डर फ्लो काफ़ी बड़े हैं, PSU कंपनी और काफ़ी रिटेलर्स का रुझान जो है इसमें रहता है। तीसरी कंपनी कौन सी होगी? तीसरी कंपनी है जोमेटो और स्विगी। तो यहाँ पर हम लोग अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि जोमेटो और स्विगी की बात कर ले। चलिए यहाँ पे इन्होंने मैरिको की बात की तो हम लोग पहले मैरिको की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह है, 775 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा यहाँ पे कंपनी को मिल रहा है। इसके साथ ही वॉल्यूम और प्राइसिंग के जरिए डबल डिजिट ग्रोथ की अनुमान जताई जा रही है, जो कि मैनेजमेंट का कहना है कि बहुत जल्द डबल डिजिट ग्रोथ आती हुई दिखेगी। इसके अलावा जो नए बिजनेसेस हैं वो भी ग्रोथ को ड्राइव करेंगे, आगे ले जाएंगे यहाँ पे साफ तौर पे। और जो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो पाइपलाइन में कई तरह के इनोवेशंस है वो भी काफ़ी मजबूती लाएंगे कंपनी के फंडामेंटल्स में। तो इसके अलावा पैराशूट कोकोनट ऑयल की जो ग्रोथ है वो 5 से 7% है। सफोला की भी डिमांड बढ़ती दिख रही है और तब बढ़ती हुई दिख रही है जबकि प्राइस को बढ़ाया गया है, यानी कि यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है, हाइक हुआ है, उसके बावजूद भी डिमांड में कोई कटौती नहीं हुई है, बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो मजबूत होता हुआ दिख रहा है और साथ ही इनपुट जो कॉस्ट है उसका असर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म से नजरिया पॉजिटिव ही है। लॉन्ग टर्म नजरिया पॉजिटिव है। FMCG पे भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हम लोग कर रहे थे अचिन जी के साथ, तो अब पूछेंगे जरा इसमें कोई रुझान है उनका FMCG पे कि नहीं। लेकिन आखिरी टिप्पणी जी सर, जोमेटो और स्विगी पे जी आप कुछ कह रहे थे? सर वही मैं बस जो लास्ट के 2 रह गए थे यहाँ पर स्क्रीन पर वही हम लोग बस कह रहे थे कि देखिए अब इसके अलावा हम लोग आपके सामने बोफा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट रख देते हैं जोमेटो और स्विगी के ऊपर है।
दोनों के टारगेट्स घटा दिए गए हैं। न्यूट्रल का यहाँ पर कॉल लिया गया है। पहले हम लोग जोमेटो की बात करते हैं यहाँ पे, तो जोमेटो का जो पहले टारगेट था वो 300 रुपये था, 300 रुपये से घटा के 250 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा स्विगी की बात करें तो पहले 420 रुपये के टारगेट से, तो 420 से घटा के 325 रुपये कर दिया गया, यानी दोनों के जो टारगेट्स हैं उसमें कटौती की गई है। अब क्यों की गई है वो हम आपको बताए थे। तो देखिए साफ तौर पे क्या कहा गया है, जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है उसमें लगातार नुकसान बढ़ना यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ। इसके अलावा जो फूड सेगमेंट है उनका, उसमें भी जो ग्रोथ है वो काफ़ी धीमीपन देखने को मिल रही है। इसके अलावा लगातार कैश बर्न हो रहा है और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनियां बढ़ नहीं रही है, तो ये भी एक बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि FY26 वित्त वर्ष 2026 वित्त वर्ष 2027 के जो एस्टिमेट्स की बात करें तो उसमें इन्होंने एबिटा जो है घटा दिया है। ब्रोकरेज ने कहा है कि एबिटा इसको घटाना ही पड़ेगा क्योंकि उस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिल रही। साथ ही कंपटीशन बढ़ रहा है लगातार, और जो फूड डिलीवरी बिजनेस में जो कंपनी के पास कैश फ्लो था वो भी श्रिंक होने लगा, क्योंकि देखिए प्रॉफिटेबिलिटी आ नहीं रही, तो आखिर से जो कैश होगा वो तो सिकुड़ना शुरू हो गई, कम होना शुरू होगा। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट्स है। चलिए, तो यहाँ पर अजिन सर अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, एक FMCG हो गई, एक जोमेटो स्विगी, चलिए ठीक है, BHEL पावर और कैपिटल गुड्स दोनों में कामकाज कर रही है, एक बैंक का है HDFC बैंक। इनमें से कोई ऐसे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो बोनांजा के पोर्टफोलियो में हो जिस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहें किसी पर, तो आप कर सकते हैं सर। नहीं, मेरे पोर्टफोलियो में तो इनमें एक HDFC बैंक डेफिनेटली है लार्ज और मिड कैप में, तो वो डेफिनेटली है। और एक रोबस्ट स्टेबल बैंक है HDFC का। तो बीच में एक पीरियड था जब उसमें HDFC बैंक और HDFC का मर्जर था, और उस समय 1400-1500 के आसपास काफ़ी समय इसने बिताया। बट अभी आई थिंक कि जो सिनर्जीज हैं वो किक इन हो गई हैं, पॉलिसीज़ काफ़ी फेवरेबल हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है अगेन फॉर अ स्टेबल रिटर्न्स और पीस ऑफ माइंड के लिए HDFC बैंक एक बहुत अच्छा है। क्विक कॉमर्स मुझे लग रहा है कि जो प्रेशर्स रहेंगे वो अभी भी रहेंगे, और जो वो रिड्यूस टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल रिपोर्ट में ही दर्शाता है कि शायद हमें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि जो वैल्यूएशंस पे आज भी ट्रेड कर रहे हैं काफी या तो हाई वैल्यूएशन है या कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वहां पे हमें समझना चाहिए, एंड जैसे कुछ प्रॉफिट आएगा तो शायद कोई नया एंट्रेंट आ सकता है इसमें। तो बाकी आई थिंक मैरिको अगेन FMCG मैंने बताया कि कुछ पॉकेट्स हो सकती हैं जहाँ पे हमको जो है कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो हो सकता है FMCG सेक्टर एज अ होल धीरे चले, बट उनमें मैरिको थोड़ा शायद फास्ट मूवमेंट दे दे। तो बाकी मेरी कोई विशेष नहीं है, बट जैसे होता है कि सब लोग जिन्होंने भी रिपोर्ट दिया है, डेटा दिया है, उसके साथ ही दिया होगा, तो मैं किसी को हाँ, बट हाँ, हमारे उसमें जो है HDFC बैंक और जो मेरे यूज है मैं आपको दिए। बिल्कुल नहीं, मैं ज़्यादा टिप्पणी चाहता भी नहीं था आपकी, मतलब आप जिस पर बोलना चाहें उस पर बोल सकते हैं। तो हर्ष, थैंक यू, शुक्रिया हर्ष आपका तमाम डिटेल देने के लिए। तो इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करते हैं।